नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी क्रांति जो है किससे संबंधित है, और साथ ही दोस्तों स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो कौन सी क्रांति जो है किससे संबंधित है, जैसे काली क्रांति पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मछली पालन से, भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं क्रांति और उत्पादन, यानी इधर हो गई क्रांति और इधर हो गया उत्पादन। कौन सी क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक एक क्रांति करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बात करेंगे दोस्तों, जैसे नीली क्रांति हो गई दोस्तों, नीली क्रांति। नीली नीली क्रांति की यदि बात की जाए तो ये संबंधित है दोस्तों। नीली क्रांति जो है मत्स्य या मछली पालन से, याद रखें दोस्तों, मत्स्य या मछली पालन से। किससे दोस्तों? मछली पालन से जो है संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे काली क्रांति की। तो काली क्रांति की यदि बात की जाए तो ये काली क्रांति जो है किससे संबंधित है? काली क्रांति की यदि बात की जाए दोस्तों, ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम से जो है संबंधित है काली क्रांति। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति भूरी क्रांति की यदि बात करेंगे तो ये भूरी क्रांति जो है संबंधित है चमड़ा या कोको उत्पादन से। चमड़ा या कोको उत्पादन से, कोको उत्पादन से, याद रखें दोस्तों, कोको उत्पादन से है भूरी क्रांति। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर गोल्डन फाइबर क्रांति की यदि बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। किससे दोस्तों? जूट उत्पादन से जो है संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम या गोल्ड क्रांति। स्वर्णिम या गोल्ड क्रांति की यदि बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? स्वर्णिम या गोल्ड क्रांति की यदि बात करते हैं तो ये बागवानी या शहद से संबंधित है। बागवानी या शहद उत्पादन से जो है संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति की यदि बात करते हैं तो ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। किससे दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रे क्रांति की। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति की यदि बात की जाए तो ये जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ग्रे क्रांति। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति की यदि बात की जाए तो प्याज या झींगा उत्पादन से। लिखेंगे प्याज या झींगा उत्पादन से। प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों लाल क्रांति की। लाल क्रांति की यदि बात की जाए तो ये लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लिखेंगे दोस्तों मांस एवं टमाटर, याद रखें दोस्तों, टमाटर से जो है संबंधित है लाल क्रांति। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जो है किससे संबंधित है? गोल क्रांति की यदि बात की जाए तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे दोस्तों? आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे दोस्तों? आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। अब यहाँ पे बात करेंगे सिल्वर फाइबर क्रांति। लिखेंगे दोस्तों सिल्वर फाइबर
सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति की यदि बात करते हैं तो ये सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन से, याद रखें दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम रजत क्रांति की। रजत क्रांति। रजत क्रांति की यदि बात की जाए तो ये किससे? अंडा एवं कुक्कुट पालन से संबंधित है। अंडा एवं कुक्कुट पालन से। कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्म से संबंधित है ये रजत क्रांति। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की यदि बात की जाए दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पीली क्रांति के बारे में। बात कर लेते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति। पीली क्रांति की यदि बात की जाए तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से, यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति है जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति है जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हरित स्वर्ण क्रांति। हरित स्वर्ण क्रांति। हरित स्वर्ण क्रांति की यदि बात की जाए तो ये जो है बांस उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? बांस उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? बांस उत्पादन से जो है संबंधित। अब आते हैं दोस्तों बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति की यदि बात की जाए तो ये बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से। किससे दोस्तों? मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की यदि बात की जाए तो ये दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। और साथ ही भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक या फादर कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और साथ ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है अमूल के संस्थापक भी जो है कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की यदि बात की जाए दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। दूध उत्पादन बढ़ाने से, दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तो कौन सी क्रांति जो है दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रांति है। तो ये श्वेत क्रांति। अब दोस्तों भारत में इसके जनक कौन है श्वेत क्रांति के? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखें दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। और साथ ही दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है अमूल का संस्थापक माना जाता है। अमूल का संस्थापक जो है इनको माना जाता है। किसका दोस्तों? अमूल का संस्थापक इनको माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। और साथ ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों? करनाल हरियाणा में। तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। कब दोस्तों? 1965 में जो है की गई थी। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। करनाल कहाँ पे दोस्तों? करनाल हरियाणा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। करनाल हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम किसके बारे में जान लेते हैं? हरित क्रांति के बारे में और जान लेते हैं। और उसके बाद जो स्थानांतरित कृषि के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, लिखेंगे दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति की यदि बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न
उत्पादन से जो है संबंधित है हरित क्रांति। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यानी हरित क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मैक्सिको से हुई थी। कहाँ से दोस्तों, मैक्सिको से। ये मैक्सिको से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और साथ ही हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग की यदि बात की जाए तो डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा जो है किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। लिखेंगे दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये जो है दोस्तों विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक है। और साथ ही दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखें दोस्तों 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखें दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में जो है दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हरित क्रांति का प्रभाव जो है भारत में कहाँ कहाँ देखने मिला। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी में। लिख लेते हैं इसको, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी में। याद रखें दोस्तों पश्चिमी यूपी में। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं सारी क्रांति और उत्पादन, यानी कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। नीली क्रांति जो है मत्स्य या मछली पालन से संबंधित है। काली क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। साथ ही स्वर्णिम या गोल्ड क्रांति जो है बागवानी शहद से। हरित क्रांति की बात करेंगे तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अब यहाँ पे ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं प्याज और झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। यहाँ पे हम बात करेंगे सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। रजत क्रांति की यहाँ पे बात करने वाले हैं अंडा एवं कुक्कुट पालन से संबंधित है रजत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये दूध उत्पादन से। किससे दोस्तों, दूध उत्पादन से। पीली क्रांति की बात करेंगे तो ये तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन उत्पादन से। हरित स्वर्ण क्रांति दोस्तों, हरित स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो बांस उत्पादन से, यानी हरित स्वर्ण क्रांति जो है बांस उत्पादन से। बादामी क्रांति की बात करते हैं तो ये मसाला उत्पादन से। किससे दोस्तों, मसाला उत्पादन से संबंधित है। और साथ ही श्वेत क्रांति की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो ये दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है श्वेत क्रांति। और भारत में जो है श्वेत क्रांति के फादर या जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और इनको जो है अमूल का संस्थापक भी जो है माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। अब आते हैं दोस्तों हरित क्रांति की यदि बात की जाए तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति की शुरुआत यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा किया गया था। विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। और इनको जो है 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। और साथ ही दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और साथ ही भारत में जो है हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में।
तो आप सबसे पहले हम स्थानांतरित कृषि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। स्थानांतरित कृषि होती क्या है? तो स्थानांतरित कृषि होती क्या है, तो दोस्तों किसान जो है क्या करता है, यानी वन वाले क्षेत्रों में किसान जो है एक वन का जो है एक भाग चुनता है, वहाँ पर जो है पेड़ पौधों को काट कर जो है एक ज़मीन को समतल कर लेता है और उन पेड़ पौधों को सुखा कर जो है वहीं पर जला देता है और उनकी राख जो है मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है बढ़ जाती है। और 2-3 साल तक जो है वहाँ पर वे कृषि करता है, जब तक मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहती है, और उसके बाद जो है इसी प्रक्रिया को दूसरी जगह जो है अपनाता है। तो ये होती है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। अब इस स्थानांतरित कृषि को जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, तो इन सभी के बारे में हमें जानना है। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। यदि इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसे जो है स्लैश व वर्ण कृषि भी कहा जाता है। स्लैश व वर्ण कृषि, वर्ण कृषि भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि की यदि बात की जाए तो पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम या झूमिंग कृषि कहा जाता है। लिखेंगे उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम या झूमिंग कहा जाता है। झूमिंग कृषि, ये झूमिंग नहीं दोस्तों, झूमिंग लिखेंगे इसको। झूमिंग कृषि जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे। जैसे मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर। मणिपुर की यदि बात की जाए तो मणिपुर में दोस्तों पालमू, याद रखें दोस्तों, पालमू, पालमू कृषि के नाम से जाना जाता है मणिपुर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पामलू नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको पालमू नहीं होगा, पामलू होगा, याद रखें दोस्तों, पामलू। इसको पामलू कृषि के नाम से जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? पोंडू एवं पेंडा के नाम से। लिखेंगे दोस्तों पोंडू, पोंडू या पेंडा के नाम से जो इसको जाना जाता है आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की यदि बात की जाए तो कुमारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? कुमारी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं झारखंड की। झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कुरूरबा, याद रखेंगे दोस्तों, कुरूबा, कुरूबा के नाम से जो है जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र की यदि बात की जाए तो हिमालय क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में खिल के नाम से, खिल, खिल के नाम से जो इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है इसको जाना जाता है दहिया नाम से, याद रखें दोस्तों, दहिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में किस नाम से जाना जाता है? कोमान, पामडाबी और ब्रिंगा के नाम से, याद रखें दोस्तों, कोमान, कोमान के नाम से जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों पामडाबी के नाम से, पाम डाबी के नाम से, और साथ ही दोस्तों ब्रिंगा के नाम से, ब्रिंगा के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण राज्यों में। दक्षिण राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? जारा और इरका के नाम से। लिखेंगे दोस्तों जारा और इरका के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको भी लिख लेते हैं। विदेशों में किस नाम से जाना जाता है? जैसे मध्य अमेरिका, क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे भी। तो मिल्पा के नाम से दोस्तों, मिल्पा के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों ब्राज़ील की यदि बात की जाए तो ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? रोका के नाम से, रोका के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की यदि बात की जाए तो लद्दाख के नाम से, याद रखें दोस्तों, लद्दाख के नाम से जो है
इंडोनेशिया में इसको जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों वियतनाम के बारे में। वियतनाम, वियतनाम की यदि बात की जाए तो वियतनाम में जो है रे कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? रे कृषि के नाम से। और साथ ही मध्य अफ्रीका की यदि बात की जाए, अफ्रीका मध्य अफ्रीका की यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों। मध्य अफ्रीका में जो है इसको किस नाम से? मसोले नाम से, मशोले नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वेनेजुएला में कौन को नाम से, और श्रीलंका में चैना नाम से। वेनेजुएला में दोस्तों कौन को नाम से, कौन को नाम से जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन को नाम से जो है जाना जाता है। और श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? चेना नाम से। किस नाम से दोस्तों? चेना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? चेना के नाम से जो है इसको जाना जाता है। आप दोस्तों एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद जो है दोस्तों चेना के नाम से, तो इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो सारी आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। ताकि तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ से स्थानांतरित कृषि। दोस्तों स्थानांतरित कृषि की यदि बात की जाए तो स्थानांतरित कृषि जैसे दोस्तों स्थानांतरित कृषि, इसको जो है दोस्तों श्लेष या वर्ण कृषि भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? श्लेष या वर्ण कृषि भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम या झूमिंग कृषि जो है कहा जाता है। साथ ही मणिपुर में पामलू कृषि के नाम से, आंध्र प्रदेश में दोस्तों पोंडू या पैंडा के नाम से जो इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से, किस नाम से? पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। झारखंड में कुरुबा के नाम से। हिमालय में खिल के नाम से। मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से। और उड़ीसा की बात की जाए तो कोमान, पामडावी और ब्रिंगा, इन 3 नामों से जाना जाता है उड़ीसा में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, यानी स्थानांतरित कृषि को। दक्षिण राज्यों में जारा या इरका के नाम से। साथ ही दोस्तों कुछ विदेशों में जैसे मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील में लोका के नाम से, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, वियतनाम में रे कृषि के नाम से, मध्य अफ्रीका में मशोले, वेनेजुएला में कोनको, और साथ ही दोस्तों श्रीलंका में इसको चैना के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का जो है उपयोग अधिक होता है। और साथ ही दोस्तों किस देश में जो है सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं? तो भारत में पाई गई हैं। और साथ ही भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। और इसका एक पुराना नाम भी है जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही शारदा नहर कहाँ पे? ये यूपी में पड़ती है। साथ ही दोस्तों कुओं, नलकूपों के बाद जो है भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नहरें हैं। याद रखेंगे दोस्तों। तो हम इन चारों पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर ये हमारा कृषि वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। लिखते हैं दोस्तों यहाँ से लिख लेते हैं। लिखें दोस्तों पंजाब, हरियाणा ये हो गया हरियाणा। और साथ ही दोस्तों राजस्थान और तमिलनाडु में, और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग अधिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, यानी किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं? भारत में। किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल पाई गई हैं? ट्यूबवेल्स पाई गई हैं। तो कहाँ पे पाई गई हैं ट्यूबवेल्स? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में जो है सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स पाई गई हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की जो है सबसे लंबी
इंदिरा गांधी नहर है, कौन सी दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है। और इसके पुराने नाम की यदि बात की जाए, पुराना नाम दोस्तों, इसके पुराने नाम की यदि बात की जाए, राजस्थान नहर, कौन सी दोस्तों, राजस्थान नहर जो है इसका पुराना नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शारदा नहर की। शारदा नहर कहाँ पे दोस्तों, यूपी में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, यूपी में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और बचा है, कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। तो क्या है दोस्तों, नहरें। याद रखें दोस्तों, यानी नलकूप या ट्यूबवेल्स के बाद जो है, नलकूप या कुओं के बाद जो है भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नहरें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का प्रयोग सबसे अधिक होता है। और साथ ही दोस्तों, किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं, तो भारत देश में जो है पाई गई हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है, जिसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। कौन सा दोस्तों, राजस्थान नहर। और शारदा नहर कहाँ पे, यूपी में पड़ती है शारदा नहर। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नहरें। यानी कुओं और नलकूपों के बाद जो है भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नहरें। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और कल को एक हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।